दोस्तों नमस्कार। सारांश की इस मंच से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप इस हकीकत से पूरी तरह वाकिफ़ हैं कि दुनिया के समृद्ध एवं विकसित देश यह बात कतई पसंद नहीं करते कि कोई विकासशील देश इस रफ्तार से बढ़े कि वो आकर के उनके बराबरी में खड़ा हो जाए या फिर उनसे आगे निकल जाए। वैसे किसी भी विकासशील देश के विकास को रोकने की हर संभव कोशिश इन विकसित देशों द्वारा की जाती है। कोशिश होती है कि उस देश की जड़ें खोद दी जाएं, वहाँ पूरी तरह अराजकता फैलाई जाए, सरकार परेशानी में खड़ी हो तथा सरकार ज़रूरी हो तो तख्ता पलट भी कर दिया जाए, दूसरी सरकार के लिए जगह बना दिया जाए। ये सारे कार्यक्रम ये लोग करते हैं। इस कड़ी में दोस्तों, कनाडा से भारत का संबंध 2018 से ही बहुत अच्छा नहीं रहा था। इसका कारण ये था कि भारत के खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों को कनाडा अपने देश में शरण देता था, जहां वो घोषित रूप से खालिस्तानी सिख मूवमेंट का संचालन करते थे। फिर धीरे धीरे G20 का आयोजन किया गया भारत ने G20 का पूरी सफलता से आयोजन किया कि इस G20 के क्रम में जस्टिन ट्रूडो ने, यानी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से 1-to-1 मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट मांगा, जिसे प्रधानमंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया एंड ही डिनाइड। उसके बाद ये बात बहुत ईगो पर हर्ट की। कनाडा और अमेरिका दोनों के लिए बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। तो उन्होंने और इसी बीच जो इंडिया के चारों तरफ कुछ अज्ञात वीर, कुछ अननोन पर्सन जो कभी अरेस्ट नहीं हुए, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो चुन चुन कर भारत के दुश्मनों का खात्मा कर रहे थे। यह प्रेशर पाकिस्तान में पूरी तरह बढ़ गया, और जब पाकिस्तान में बढ़ा तो अमेरिका में भी बढ़ा। अमेरिका ने हरमीत सिंह निज्जर की मौत को हत्या करार दिया, और वो भी भारत द्वारा निर्देशित एवं संचालित एजेंसियों के द्वारा। और ये बयान जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में दिया। यह बात आग की तरह पूरी दुनिया में फैली। भारत ने स्पष्ट शब्दों में उनसे प्रमाण मांगा, वो आधार जिसके आधार पर वो जस्टिन ट्रूडो ये फ्रेम किए हैं चार्ज। लेकिन जस्टिन ट्रूडो चुपचाप नहीं रह गए। बाद में एक बार अभी हाल फिलहाल में किसी कमीशन के सामने इंक्वायरी के लिए प्रोड्यूस हुए थे जस्टिन ट्रूडो, जिसमें उन्होंने यह बात स्वीकार की कि नहीं, उनके पास कोई भी सॉलिड अथवा फिजिकल डॉक्यूमेंट या एविडेंस नहीं है जिसके आधार पर कि भारत को एलिज किया जाए। उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो इनपुट है, और वो इनपुट कनाडा द्वारा ही नहीं लगाया गया, बल्कि बाद में 5 आइज़ द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया। यहाँ पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर निज्जर बैकफुट पर आते हुए अपने आप को बचाने के लिए 5 आइज़ का सहारा लिए, और उधर तब तक
गुरमीत सिंह पतवंत सिंह पन्नू का मामला उठ गया। अमेरिका ने भी ये आरोप लगा दिया कि इंडिया जो है अमेरिका के सॉइल पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करा रहा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू का। और उसके बाद एक आदमी को अरेस्ट भी कर लिया गया। जिस आदमी को अरेस्ट किया गया वो इंटरनेशनल ड्रग रैकेट चलाने वाला अपराधी है, लेकिन उसको भी भारत से या गुरपतवंत सिंह पन्नू की मौत से जोड़ दिया गया। और इस तरह अमेरिका, जिसने पिछले साल भारत को स्टेट गेस्ट के रूप में इनवाइट करके ऑनर दिया था, उसने फिर इस बार मतलब 2024 में मोदी जी के चुनाव जीतने के बाद, यानी थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होने के बाद, स्टेट गेस्ट का इनविटेशन भी दिया और उनका खैर मकदम भी किया। लेकिन इसके किनारे से, या कहा जाए ऑन द अनदर साइड ऑफ कॉइन, अमेरिका भारत को घेरना चाह रहा था, घेर कर दोषी करार देना चाहता था। और वो दोषी भी इस बात के लिए कि भारत किसी की संप्रभुता का आदर नहीं करता है। दोस्तों, ये सारी बातें फर्जी और बहाना है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका को गुरपतवंत सिंह पन्नू के मारे जाने से सचमुच कोई फर्क पड़ता है, या हरमीत सिंह निज्जर के मारे जाने से अमेरिका को कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं, बेकार की बात है। ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बस महज मुद्दे हैं जिनको सामने ला करके अमेरिका भारत से अपनी दुश्मनी निभाना चाहता है। इस क्रम में उसके हौसले और भी ज़्यादा इसलिए बढ़ गए कि वो बंगाल में, बांग्लादेश में तख्ता पलट कराने में कामयाब रहा। इतना ही नहीं, बल्कि भारत के राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के लेक्चर और गेस्ट स्पीकर बनकर लेक्चर देने गए। वहाँ पर राहुल गांधी ने मोदी को तानाशाह कहा तथा भारत को कि लोकतंत्र को सिकुड़ते हुए बताया, जो कि समाप्त होने के कगार पर है। भारत की संवैधानिक एजेंसियां सरकारी एजेंसियां बन गई हैं जिसका मनमाना उपयोग श्री नरेंद्र मोदी करते हैं। वहाँ के अल्पसंख्यकों की हालत ये हो गई है आज के डेट में, वो हालत है जो 82 में दलित की होती थी। ये सारी बातें इंडिया के अगेंस्ट बोलना शुरू किए। राहुल गांधी की इन बातों को अमेरिका, या बेहतर होगा कहना CIA के रडार ने सेंस किया और फिर उनको कांटेक्ट किया, इसलिए कि CIA को लगा कि ये सही प्रॉक्सी है जो हमारी जंग भारत में लड़ सकता है। इसलिए उसके बाद राहुल गांधी को व्हाइट हाउस बुला करके वहाँ के एक सीनेटर जो रेजीम चेंजिंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनसे ऑफिशियल मीटिंग अरेंज किया गया और वहाँ राहुल गांधी मिले तथा इसी यात्रा के दरमियान जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी के द्वारा उनकी फंडिंग की भी व्यवस्था कर दी गई। इसके बाद कुछ
महीनों बाद भारत में आम चुनाव आ गए। इस आम चुनाव यानी 2024 में राहुल गांधी को जो एजेंडा सिखाया गया था, उस एजेंडे पर हम बाद में आते हैं। पहले हम आपको ये बता दें कि चाइना ने और अमेरिका ने मोदी जी को हराने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा था, बल्कि अमेरिका के जॉर्ज सोरोस बहुत बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने 2 अरब रुपये ओपन सोसाइटी के अकाउंट में रख दिए थे उन लोगों पर खर्च किए जाने के लिए जो श्री नरेंद्र मोदी को अगली बार प्रधानमंत्री बनाने से रोकें। और ये सारी मशीनरी, सारी एजेंसी इस काम में लग गई थी। मीडिया मोदी के खिलाफ बोलता था और राहुल गांधी को जो एजेंडा दिया गया था वो ये था कि आप भले पूरा सर झूठ बोलिए, बेसलेस स्टेटमेंट दीजिए, लेकिन जो एलिगेशन लगाइए उस पर आप स्थिर रहिए, परसू कीजिए और चुनाव तक उसी मामले को लेकर के चलिए। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने पहले मोदी जी को डिक्टेटर कहा, फिर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अगली बार बहुत अधिक संख्या में आकर के संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए श्री नरेंद्र मोदी से भारत के लोकतंत्र को खतरा है। अगर आपने उन्हें अगली बार चुनाव में विजय दिलाई तो वो उसके बाद फिर समझ लीजिए कोई चुनाव नहीं होगा, संविधान को बांध कर किनारे रख दिया जाएगा। इस बात पर उन्होंने पूरा जोर दिया, अपना पूरा कैंपेन इसी एजेंडे के तहत किया। लेकिन राहुल गांधी को फ़ायदा इतना ही हुआ कि उनकी सीट 55 से बढ़कर 99 हो गई, और शायद यह भी फ़ायदा हुआ कि भाजपा या कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी। लेकिन एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत था, इसलिए तेलुगु देशम पार्टी तथा जनता दल यू यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहयोग से सरकार बनाई गई और नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी यहाँ के प्रधानमंत्री क्षमा कीजिएगा, निर्वाचित हुए। उसके बाद फिर राहुल गांधी का विदेश जाना हुआ और फिर वही सारे कार्यक्रम, वही सारे विषय भाषण के। लेकिन इस बार उन्होंने मोदी की तानाशाही को इस हद तक बता दिया कि वहाँ के जो भी माइनॉरिटी हैं वो बहुत कष्ट में है, टेरर में जी रहे हैं। वहाँ के सिख भाइयों को पगड़ी पहनना अलाउड नहीं है, कड़ा पहनना अलाउड नहीं है और गुरुद्वारे में जाने से मनाही है। तो इस बार इस बात को गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सेंस किया, कहा कि ये तो अच्छी बात है, ये हमारा प्रॉक्सी रहेगा इंडिया में, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ, जिस कॉज के लिए लड़ रहा हूँ, वही तो इसका भी कॉज है। इसलिए गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ उन दोनों का क्लियर ओपन अलायंस भी बन गया और उसके बाद कुछ गुप्त एजेंडा या कार्यक्रम बनाए गए। इधर अमेरिका के सीनेटर जो रेजिम चेंजिंग एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो यहाँ तक कि इंडिया में गए और चंद्रबाबू नायडू से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने बहुत बड़ी रकम या किसी भी रकम का लालच भी दिया ताकि आप अपने स्टेट का डेवलपमेंट कर सकें, केवल आप अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लीजिए। किंतु अमेरिका का दुर्भाग्य कि चंद्रबाबू नायडू इस पर राजी नहीं हुए। तो दोस्तों, इस तरह से ये पूरा खेल चल रहा था। भारत को घेरने के लिए
और किसी देश की सॉवरेनिटी का खतरा बना करके इस पर आक्रमण करने का। इसके लिए तीसरी बार बनी सरकार को भी तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई, किंतु एक तरफ तो जो ऐसे हिंदू हैं जिनकी मजबूरी है भाजपा को समर्थन देना, वोट देना, और उनके चलते 240 सीटें आ गई तथा भाजपा की स्पष्ट नीति के कारण उसके एलाइज ने सपोर्ट दिया। लेकिन दोस्तों, फ्लोर पर अमेरिका भारत का बहुत बड़ा दोस्त बनना चाहता था। पहली बार स्टेट गेस्ट बना करके उसने मोदी जी को बहुत बड़े बड़े ऑफ़र दिए कि आपको ये डिवाइस मिल जाएगा, आपको ये डिवाइस दे देंगे, आपको ये दे देंगे, और ताकि आप सामरिक दृष्टिकोण से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएं। और इसका उन्होंने एक मतलब इकरारनामा भी बना लिया गया, लेकिन वो फिर कामयाब नहीं हो सका, उसको एक्सिक्यूट नहीं किया जा सका। तीसरी बार प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद फिर मोदी जी को स्टेट गेस्ट के रूप में बुलाया गया, इसलिए कि तीसरी बार जीतने के बाद नरेंद्र मोदी अमेरिका द्वारा मना किए जाने के बावजूद वो सीधे रूस के पास गए और वहाँ पर उन्होंने अपने मित्रता की बातें दोहराई और दोनों देशों की मित्रता पर स्टेटमेंट दिए गए और बहुत सारी बातें हुई। इसके बाद जो बाइडेन पैंतरे लेने लगे, नाटो का कॉन्फ्रेंस बुलाने लगे, तो उसके 2 महीने बाद मोदी जी ने यूक्रेन की फिर यात्रा कर ली और उसके बाद बाइडेन को कहीं का नहीं छोड़ा। मतलब ना आप रूस के इल्ज़ाम से, ना आप रूस का हवाला देकर ये कर सकते हैं, क्योंकि वो तो यूक्रेन के पास भी गए और उन्होंने संधि का मार्ग भी सुझाया। इसलिए इस बार फिर स्टेट गेस्ट बन करके ये गए और इस बार खरीदारी करने गए थे, आर्म्स परचेज करने गए। तो अमेरिका ने फिर चुनिंदा हथियारों को देने का वायदा किया, लेकिन उसके साथ उसने शर्तें भी लगा दी। जब तक मोदी जी के पुराने मित्र इमैनुअल मैक्रोन सामने आ गए, उन्होंने कहा कि मैं आपको टेक्नोलॉजी भी दूंगा और मैं ये सारी चीज़ें सस्ती कीमत पर दूंगा, और इस तरह इमैनुअल मैक्रोन के साथ एग्रीमेंट करके मोदी जी वापस लौट गए। अब ये पूरा प्रेशर बनाने का अमेरिका ने प्रबंध कर लिया था। अमेरिका को ऊपरी तौर से ही सही, लेकिन भारत को दोस्त बने रहने की मजबूरी ये थी कि वो चाइना से परेशान था और वो चाइना का घनघोर शत्रु बन चुका था आज की तिथि में। और अगर चीन का जवाब कोई दे सकता था तो वो है भारत। और अमेरिका के खुश होने का कारण भी बन गया था कि LAC पर चीन और भारत की सेना बहुत बड़ी तादाद में तैनात थी। दोनों सेनाएं बिल्कुल आँख में आँख मिलाकर खड़ी थी, इतना क्लोजली खड़ी थी। भारत ने भी अपने राफेल और सभी इस तरह के ये इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइसेस वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया था। 2 साल इस तरह से खड़े रहने पर अमेरिका को तो मज़ा आने लगा। इसी बीच में ब्रिक्स का आयोजन हुआ और उसके पहले SCO का। हमारे S जयशंकर साहब पहले पाकिस्तान गए
डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान गए और उसके बाद वहाँ से वो सीधे चीन की यात्रा पर निकल गए। उसके बाद अगले मतलब जिस दिन ये ब्रिक्स का सम्मेलन शुरू हुआ तो पहले दिन जब उद्घाटन हो रहा था और मोदी जी भारत का पक्ष रख रहे थे, जब उसका उद्घाटन चल रहा था मोदी जी भारत की तरफ से अपना वक्तव्य दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, उस वक्त LAC पर चीन की सेना अपने आप वापस लौट गई और वहाँ चली गई जहाँ की 2020 में सेना की जो स्थिति थी वो स्थिति बहाल कर दी गई। इस खबर को ग्लोबल टाइम्स ने अगले दिन यानी ब्रिक्स के उद्घाटन के दिन सुर्खियों में छापा और इसके बाद फिर शी जिनपिंग भी गए उस ब्रिक्स में शामिल होने के लिए और इन दोनों की अकेली की मुलाकात 5-10 मिनट के लिए रखी गई और फिर बाईलैटरल टॉक का भी आयोजन किया गया। तो अब रस्सी अमेरिका के हाथ से छूटती हुई फिसलती हुई लग रही थी, क्योंकि भारत से दोस्ती जताने का जो कारण था वो था चीन, और अब चीन से डॉक्टर जयशंकर ने एग्रीमेंट करा लिया और सेना अपने पुराने पे चली गई। और ग्लोबल टाइम्स में जो कुछ लिखा हुआ था उसका सारांश ऐसा था कि चीन ये मानता है कि हम पड़ोसी तो नहीं बदल सकते, किंतु अपना व्यवहार तो ज़रूर बदल सकते हैं। इसलिए इस सिलसिले में हम अपने 2020 की स्थिति पर अपनी सेनाओं को ले जाते हैं और इसके बाद अब भारत शतरंज की बिसात पर अमेरिका के सामने पैंतरेबाजी करने की वक़्त रखता था। और इसी बीच राष्ट्रपति पुतिन ने यह घोषणा कर दी कि भारत, चीन और रूस की तिकड़ी यानी तीनों की शक्ति मिलकर के पूरी दुनिया के शक्ति के केंद्र को पलट देंगी और अब अगला जो शक्ति का केंद्र होगा वो एशिया में होगा। इसे कहते हैं दोस्तों शह और मात एक ही साथ। अब उसके बाद चुनाव के मौसम है, बाइडेन चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी गुस्सा में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी पार्टी जीतती है तो भी अगली बार उन्हें नहीं आना है, और अगर उनकी जीत जाती है जो एक और है इलेक्शन में जो खड़े हैं, तो वो मोदी के फ्रेंड हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो अमेरिका से भारत का कोई भी वैमनस्य नहीं रहेगा, एंड तब हो सकता है कि सेंटर ऑफ पावर का रीओरिएंटेशन हो। किंतु अब एशिया पूरी दुनिया पर भारी पड़ने वाला है, ये बिल्कुल साफ, और ये कहानी है सह और मात एक साथ की। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।